तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले 2-3 दिनों से मेरी जो कमियां थी मैंने उसको सुधारी और आप लोगों का प्यार जो भर भर के फिर से मिल रहा है, वास्तव में उसको देखने के बाद तबीयत प्रसन्न हो जाती है कि कुछ भी हो, मैंने ये जो फैमिली बनाई है, इस फैमिली में जो लोग हैं मुझे कितना चाहते हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं। मेरी गलती थी कि मैंने आप लोगों से बाउंडेशन अपनी कमज़ोर की, टाइम से वीडियो नहीं ला पाया, कभी कभार कुछ समय, कभी कभार फिक्स कंटेंट। लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला भी चालू है तो आप लोग भी अब प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए फिर से आप लोग का दिल से धन्यवाद। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। आमतौर पे हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें सुनाते हैं कि अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो कोई तो है जो उस गलत का परिणाम घुमा के हमारे तक लाता है। एक कहावत भी है कि दुनिया में एक ऐसी माँ है, उससे हम चाहे जितना दूर भागें, चाहे जितना बचने की कोशिश करें, लेकिन वो माँ अंत में घूम के हमारे सामने ज़रूर आती है। कुछ लोग उसमें पूछते हैं कि भाई कौन सी माँ, तब पता चलता है कि कर्म, यानी कर्म कभी हमारा जाता नहीं है। और आज जिस कहानी के साथ हम आज सुनेंगे, जिस कहानी को, इस कहानी में भी ठीक ऐसा ही हुआ। कहानी बागपत की है। बागपत में एक कोतवाली लगती है, बड़ौत कोतवाली, और इसी बड़ौत कोतवाली में एक जगह लगती है किदवई। बेसिकली एक इलाका, एक मोहल्ला है, इसी किदवई की है। दरअसल इसी किदवई में एक शख्स रहा करता था, एक लड़का, बेहद कम उम्र का, 23 साल 24 साल, जिसका नाम था इमरान खान। इमरान ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, अपने घर पे रह के इधर उधर करता, कहीं छोटी मोटे काम कर लेता, कभी कभार किसी की दुकान पे गया, लेकिन ज़्यादा वहाँ पे बात जमी नहीं। तो वापस अपने घर पे अपने काम में बिजी, इधर उधर काम करता, घर परिवार की मदद करता। पढ़ा लिखा ज़्यादा था नहीं तो कहीं नौकरी लगी नहीं। एक तैयारी थी कि कुछ टाइम बाद सऊदीया चला जाएगा, ड्राइवरी सीख लेगा। परिवार वाले भी खुश थे चूँकि लड़के में कोई ऐब नहीं था, परिवार वालों से इज्जत से अदब से बात करता था। लेकिन इसी दौरान, अभी इसी महीने की 18 तारीख की बात है, यानी 18 अक्टूबर साल 2024 को जो इमरान था अपने घर से बता के निकलता है कि किसी काम से बाहर जा रहा है। अब ये बात वो बोलता है, बोलने के बाद चला जाता है। घर वाले अपने काम में बिजी हो जाते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। अब जब शाम हुई तब जो इमरान की माँ थी उसे थोड़ी सी चिंता हुई। उसने फ़ोन किया कि आखिर कहाँ है, सुबह का गया है, अभी तक आया नहीं। फ़ोन किया तो फ़ोन लगा नहीं। अम्मा थोड़ी और परेशान हुई। आधे घंटे बाद उसने फिर ट्राई किया, फिर फ़ोन स्विच ऑफ। अब इस बारे में उसने इमरान के फादर को इत्तला किया, उसके वालिद साहब को, कि जो इमरान है किसी काम से बाहर गया है और अभी तक आया नहीं। सुबह ही बोल के गया था कि शाम तक आ जाऊंगा और रात होने को है। एक काम कीजिए, एक बार आप कोशिश कीजिए। अम्मा का दिल, उसे लगा कि शायद मुझसे फ़ोन नहीं लग रहा, पिता लगाएं तो लग जाएगा। उसके बाद फिर उसने फ़ोन लगाया। उसने भी फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ। अब थोड़ा सा परिवार चिंतित हुआ। चिंतित होने के बाद परिवार वालों ने दोस्तों को पूछा कि आपके पास कोई जानकारी कि भाई कहाँ गया है। जब दोस्तों से पूछा तो दोस्तों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि भैया जो इमरान है वो शाम से ही, मतलब कल रात से ही हमारे पास से नहीं आया है। कल शाम को हमारे पास आया था, उसके बाद से फिर आया ही नहीं। हम भी सोच रहे थे कि सुबह से कहाँ, हम भी फ़ोन लगाए तो फ़ोन स्विच ऑफ। अब ये बात जब दोस्तों ने बोली तो माँ बाप और बेचारे परेशान। फिर भी उन्होंने एक दूसरे को समझाते हुए, हिम्मत बांधते हुए कहा कि शायद किसी रिश्तेदारी में चला गया होगा। उसके बाद तमाम रिश्तेदारों से पूछा कि शायद वहाँ गया हो, वहाँ भी कोई जानकारी नहीं। अब जैसे जैसे रात हो रही, माँ बाप का कलेजा फटता चला जा रहा। बेचारे हैरान परेशान कि आखिर कहाँ गया बच्चा उनका। देखते ही देखते पूरी रात गुजर गई, इमरान का कहीं कुछ पता नहीं चला। इधर जब इमरान का कहीं कुछ पता नहीं चला तो अगले दिन फिर आसपास के लोगों में भी ये खबर फैली। इसी बीच कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस में इत्तला करो। माँ बाप भागे भागे पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने कहा कि साहब, हमारा जो बच्चा है कल सुबह से ही निकला है और अभी तक आया नहीं। ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद फिर पूछते हैं भाई उम्र क्या है। उसके बाद उम्र के बारे में जब पता चला तो फिर जब 22 साल 23 साल का कोई लड़का या फिर कोई लड़की गायब होती है तो दिमाग में बस एक ख्याल आता है कि घर परिवार से कोई नाराज़गी रही होगी, कहीं चला गया होगा। साथ ही जब ये पूछ लें कि किसी से कोई दुश्मनी वगैरह, और जब
परिवार वाले मना कर दे कि भाई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो ऐसे में चाहे आम आदमी हो चाहे पुलिस वाले हो, सबके जहन में एक ही ख्याल आता है। और अगर कहीं लाश वाश नहीं मिली है तो जवान लड़का था या फिर जवान लड़की थी, किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह रहा होगा, या फिर घर से कोई नाराज़गी होगी, या फिर कहीं घूमने फिरने चला गया होगा। पुलिस वाले यही सब मान के थोड़ा बहुत खोजते हैं और खोजने के बाद बात आई गई हो जाती है। 2 दिन इस घटना को गुजर जाते हैं। अब 18 तारीख को लड़का गायब हुआ था, 20 तारीख आ जाती है। 20 तारीख को पुलिस के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स पुलिस को बताता है कि साहब एक जंगल है और इस जंगल में मैं कुछ अपने मवेशियों को चराने आया था और इस जंगल में एक लाश मिली है। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तब थोड़ा सा उनके कान में जू रेंगी। वो उस लाश के पास जाते हैं, उसको अपने कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद आसपास के इलाके को खंगालते हैं और जब लाश को चेक करते हैं तो 2-3 चीज़ें उन्हें बड़ी अजीब लगी पुलिस वालों को। पहली बात तो लाश की गर्दन पे कुछ निशान था, यानी इस आदमी की जो हत्या हुई है, जो कत्ल हुआ है, वो गला घोट के किया गया है। लेकिन अब गला घोट के कत्ल किया गया ये तो ठीक है, लेकिन एक और हैरान करने वाली चीज़ थी। उस आदमी के, यानी जिस आदमी की वो लाश थी, उसके हाथ पे एक गहरे चोट का निशान था। और पुलिस चूँकि अब अनुभवी होती है तो उसने जब ध्यान से चेक किया तब उन्हें लगा कि शायद ये जो निशान है ये किसी गोली का है। अब ये चीज़ पुलिस के लिए थोड़ा सा अजीब था कि अगर किसी ने कत्ल किया गला घोट के तो फिर ये गोली क्यों। बहरहाल पुलिस वालों ने अब उस लाश को अपने कब्जे में लिया और इसी दौरान उनको याद आया कि एक शख्स था जिसकी मिसिंग कंप्लेन 2 दिन पहले दर्ज हुई थी। कपड़े और तमाम डिटेल्स जब मैच कराई तो लगभग डिटेल्स भी मैच हो गई। अब पुलिस वालों ने कहा कि भाई पता करो। परिवार वालों को बुलाया, शिनाख्त करवाई। परिवार वाले बेचारे फूट फूट के रोने लगे और कहा कि साहब यही हमारा बेटा इमरान है। अब तक जो मामला गुमशुदगी का था, अब तक जो पुलिस वाले समझ रहे थे कि लड़का कहीं चला गया होगा, अब उनके सामने एक कत्ल का मुकदमा था और उनके सामने न्याय की गुहार लगाते हुए 2 बूढ़े माँ बाप। अब उन्होंने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। सबसे पहले बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया। जब पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि पहले इमरान को गोली मारी गई, उसके बाद गला घोट के इसका कत्ल किया गया। अब जब ये जानकारी निकली तो फिर पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले परिवार वालों से पूछा कि किसी से दुश्मनी। परिवार वालों ने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं साहब, छोटा सा बच्चा है 20-22 साल का, किसी से क्या दुश्मनी। लेकिन फिर पुलिस वाले बोल रहे हैं कि अगर दुश्मनी नहीं तो किसी ने गोली क्यों मारी। परिवार वालों के पास कोई जवाब था नहीं इसका कायदे से। बहरहाल अब पुलिस वालों को लग गया कि परिवार के पास कोई जानकारी नहीं। तब उन्होंने पड़ोसियों को टटोलना शुरू किया कि शायद इनसे कोई जानकारी मिल जाए। उनसे भी पूछा तो उनसे भी कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस वालों ने कहा कि ये क्या, हम डिटेल्स अपने हिसाब से जो चेक करते हैं उस हिसाब से तमाम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ ये क्राइम हुआ वहाँ अच्छे से तलाशी ली, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। आसपास कोई कैमरा भी नहीं लगा था। परिवार वालों से दुश्मनी का एंगल पूछा तो वो मिला नहीं। पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो फिर आदमी की कत्ल होने के पीछे वजह क्या है। पुलिस वाले अब जांच पड़ताल करते रहते हैं, तफ्तीश करते रहते हैं, तमाम पहलुओं को जोड़ते रहते हैं। इसी दौरान एक जानकारी पुलिस वालों को पता चली। दरअसल पुलिस वालों को पता चला कि इमरान जिस दिन गया था थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक शख्स के साथ मिला था। अब मिला था तो वो कौन था। अब पुलिस वालों की एक उम्मीद जगी, लेकिन फिर जब पूछा कि वो कौन था तो कोई जानकारी मिली नहीं। बहरहाल पुलिस वालों को लगा कि अगर अब कोई कुछ बता सकता है तो वही बता सकता है जिसके साथ वो गया था। उसकी तलाश शुरू कर दी पुलिस वालों ने। जब तलाश शुरू की, कई लोगों को पड़ताल किया, कई लोगों से पूछा, कड़ी दर कड़ी जोड़ते गए, तब पुलिस वालों की तलाश खत्म होती है और जिसके साथ इमरान आखिरी बार देखा गया था वो पुलिस वालों को मिल जाता है। पुलिस वाले उसको उठाते हैं, पूछताछ करते हैं। शुरुआत में वो इधर उधर की बातें बताता रहा कि साहब थोड़ी दूर बाद में उतर गया, लेकिन जितनी बातें वो बोले पुलिस वालों को उस पर डाउट हो चुकी। वो बार बार लड़खड़ा रहा था, बार बार उसकी आवाज़ में एक डर, एक झिझक। पुलिस ने फिर अपना पुलिसिया रूप निकाला। उसके बाद ये आदमी तोते की तरह मुंह खोलता है और जब तोते की तरह मुंह खोलता है तब पता चलता है कि इस आदमी यानी इमरान का जो कत्ल है, जो हत्या है,
वो 3 लोगों ने किए। एक का नाम रिहान, एक का नाम दिलदार और एक का नाम साकिब। पुलिस वाले इन तीनों को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद फिर पूछते हैं कि तुम तीनों ने क्यों मारा। तब ये तीनों बताते हैं कि मुझे सुपारी मिली थी। पुलिस वालों ने पूछा कितने की। तब इन तीनों ने बताया कि 2.5 लाख रुपए की। अब पुलिस वालों ने पूछा कि सुपारी किसने दी थी। अब ये शब्द जब उन लोगों से पूछा गया, ये सवाल, तब उन तीनों ने कहा कि साहब सुपारी इमरान ने ही दी थी। पुलिस वाले बड़े अजीब मुसीबत में कि सुपारी भी देने वाला इमरान और कत्ल भी इमरान का, तो इसके पीछे क्या राज है, कहीं ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तब तीनों शूटरों ने कहा कि नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सुपारी भी इमरान का मिला था, यानी इमरान ने दिया था, और हमने कत्ल भी इमरान का ही किया। तब ये अजीब रहस्य पुलिस वालों ने अब धीरे धीरे पूछा। तब इन्होंने एक कहानी सुनाई और यहीं से कहानी पहुंच जाती है लगभग 2 साल पहले। 2 साल पहले इमरान एक बार शामली गया हुआ था। शामली जाने के बाद वहाँ इसकी मुलाकात एक महिला से हो जाती है। महिला से इसकी मुलाकात हुई, नंबर एक्सचेंज हो गया, दोनों बातचीत करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्त बनते हैं और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। बातचीत होने लगी, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ गए। शादी ब्याह के भी सपने देखे जाने लगे। इसी दौरान फिर जब डिस्कस किया गया कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, तो इमरान तो कुंवारा था। उसने बताया कि मैं, मेरे वालिद साहब, मेरी अम्मी और बाकी भाई बहन। लेकिन फिर इस महिला ने बताया कि मेरी तो शादी हो चुकी है और मैं अपने पति के साथ खुश नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब ये बात जब इमरान सुनता है तो कायदे से कोई दूसरा होता तो कहता कि तुम्हारी शादी हुई है और तुम अब उसमें बिजी रहो, मैं तुम्हारा परिवार नहीं तोड़ूंगा। लेकिन अब इधर इमरान जिद पे अड़ गया कि शादी हुई तो क्या हुआ, मैं इसे अपने पास लेके आऊँगा। अच्छा, इधर जब दोनों बातचीत करने लगे तो उस महिला के पति को भी भनक लग गई। अब कोई भी होगा अपनी पत्नी का किसी से अफेयर देखेगा तो बर्दाश्त करेगा नहीं। धीरे धीरे पति और इमरान के बीच कई बार बहस हुई, फ़ोन पे गाली गलौज भी हुई। उस आदमी ने अपनी पत्नी को भी डांटा फटकारा और जितनी बार वो अपनी पत्नी को डांटे फटकारे, हर बार फिर आलम यही होगी पत्नी इससे आके रोए, इसको बुरा लगे। अंत में ये चीज़ें जब ज़्यादा बढ़ गई तो फिर इमरान ने कहा कि काम करते हैं, इसके पति को मार देते हैं या फिर रास्ते से कैसे भी करके हटा दें। चूँकि ये रहेगा तो ना ही उस महिला से मेरी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, ना ही शादी हो पाएगी। ये चला जाएगा तो कम से कम डांटेगा फटकारेगा नहीं, मारेगा पीटेगा नहीं, हम लोग चैन से बात करेंगे, सुख से जब चाहेंगे मिल लेंगे। तो फिर मारे कैसे, दूर का मामला। अच्छा, उस महिला का पति भी तेज तर्रार था, इमरान के बस का अकेले था नहीं कि उसको जाके मार दे। हैरान परेशान इमरान अब इधर उधर भटकने लगा, क्या करे क्या करे। इसी दौरान इमरान के जहन में आइडिया है कि क्यों ना सुपारी दे दें। तो फिर उसने तलाश शुरू की कि किसको दें, और फिर इसकी मुलाकात रिहान, दिलदार और साकिब से होती है। फिर इमरान सुपारी दे देता है। सुपारी देने के बाद अब 2.5 लाख रुपए में फिक्स हुआ कि जाओगे और कत्ल करोगे। 18 तारीख की तारीख मुकर्रर की गई। 17 तारीख को शूटरों ने इमरान को फ़ोन किया और कहा कि पैसे। इमरान ने बात घुमा दिया। फिर 18 तारीख को ये तीनों लोग, चारों लोग मिलते हैं। उसके बाद फिर बात होती है कि पैसे। इमरान का कहना था कि पहले तुम लोग कत्ल करो तब पैसे लो। इन तीनों का कहना था कि हम कत्ल कर दें, तुम पैसे ना दो तो फिर ऐसा तो है नहीं कि हम उसको फिर से चेंज कर देंगे, तुम्हारा तो काम हो जाएगा। पैसे नहीं दोगे तो हम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। इसी वजह से अब ये चारों लोग आपस में लड़ने लगते हैं। गुस्से गुस्से में फिर जिस गन से उस महिला के पति का कत्ल होना था वो गन निकल जाती है। निकलने के बाद फायर हो जाता है और फायर इमरान को लग जाता है। इमरान के हाथ में जब गोली लगी तो फिर ये तीनों शूटर डर गए। डरने के बाद इन्होंने कहा कि अभी ये तो पुलिस को बता देगा, या फिर जहाँ ये दवा कराने जाएगा, इलाज करवाने जाएगा, मलहम पट्टी, वहाँ के लोग भी अगर डॉक्टर ठीक ठाक होगा तो पुलिस को इत्तला कर देगा। तो एक काम करते हैं, इसको मार ही देते हैं, पैसे ये देगा नहीं। अच्छा, मन में गुस्सा भी था कि पैसे की बात हुई, मेरे मौके पैसे दे नहीं रहा, 2.5 लाख रुपए में सुपारी तय हुई थी। उसके बाद रस्सी से ये तीनों शूटर, जिनको किसी की हत्या करने के लिए रिहान ने खुद बुक किया था, खुद पैसे दी थी, वही तीनों शूटर रिहान, दिलदार और साकिब इमरान को पहले पकड़ते हैं, रस्सी से गला घोटते हैं। गला घोटने के बाद उस लाश को फेंक देते हैं और फिर यही लाश बरामद होती है। अब पुलिस वाले जब ये पूरी कहानी सुनते हैं, सुनने के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया को बताते हैं। मीडिया से फिर हम सब तक पहुंची बात, फिर तमाम लोग और जाने, अब आप जान रहे हैं।
तो कितनी अजीब बात है कि एक आदमी किसी को मारने के लिए सुपारी देता है, फिर उसी का कत्ल हो जाता है। तो ऐसे में हम ये भी नहीं कह सकते कि एक निर्दोष मारा गया जो कि खुद उसने किसी और की हत्या का प्लान बनाया था। और शूटर तो शूटर, उन्हें मारना है, कभी किसी को भी मार दें। तो ये तमाम चीज़ें हैं। खैर, अब क्या सज़ा होगी वो तो देखने की बात है, और अभी इसमें जांच पड़ताल ये भी होगी कि कहीं उस महिला का योगदान तो नहीं था। वो भी धीरे धीरे क्लियर होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी कि कैसे बड़ौद के किदवई की इमरान की हत्या हुई। अब आते हैं सवाल जवाब पे। और मेरा सवाल था कि भारत का जो रक्षा बजट है, हर देश अब अपनी रक्षा बजट को और अपनी रक्षा प्रणाली को इंक्रीज़ करता है। उसके पीछे कारण भी है कि हर देश के अगल बगल के लोग दुश्मन होते हैं। बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके बगल के देशों से पड़ती है। अब इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, ये तमाम चीज़ें आप देख लीजिए, भारत, पाकिस्तान, चाइना आप देख लीजिए। तो हर देश यही चाहता है कि बगल के देश से कभी भी जंग हो सकती है, तो ऐसे हाल में महफूज रहें, तो अपना रक्षा बजट तगड़ा रखता है। तो भारत का कितना बजट ही मैंने पूछा था, और इस सवाल का जो सही जवाब दिया है वो दीपक सूतर जी हैं, और साथ ही डैनी डिकोस्टा जी हैं, रितेश जी हैं। इन्होंने कल सही जवाब दिया था, मैंने इनका नाम शायद नहीं लिया, काफ़ी नाराज़ भी थे। तो रितेश भाई, पक्षपात की कोई बात नहीं है, आपने बिल्कुल सही आप जवाब दिया। होरिल यादव जी हैं। तो टोटल 4 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो 4 लोगों को दिल से शुभकामनाएं। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो फाइनेंशियल ईयर की बात करें, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर बीता, 6.21 लाख करोड़, इतने रुपए, यानी 6,21,000 समथिंग लाख करोड़ रुपए रक्षा बजट में खर्च हुआ। अब आज का सवाल आप सुनिए, और ये सवाल बड़े बूढ़ों को शायद पता हो। एक टर्म चला था बीच पे, दिमागी बुखार, जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क ज्वर। तो ये किसे कहते हैं? टिटनेस को, डेंगू को, रेबीज को, या फिर जापानी एन्सेफेलाइटिस को? जापानी एन्सेफेलाइटिस को, टिटनेस को, डेंगू को, या फिर रेबीज को? अगर आपको सही जवाब पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।